हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए एसएससी की तरफ से एक और वैकेंसी आपका निकल गया जिसको आप यहाँ पर बोलते हैं सिलेक्शन पोस्ट 14 या फेज 14 बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें किन के लिए वैकेंसी है सबसे पहली बात ये क्लियर कर देते हैं। वही लोग ना वीडियो देखेगा, अब जिसके लिए वैकेंसी है ये नहीं वो वीडियो काहे देखेगा। इसका मतलब क्या होता है ना कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है इसमें क्लास 10th वालों के लिए भी वैकेंसी है, क्लास 12 वालों के लिए भी वैकेंसी है और ग्रेजुएशन पास वालों के लिए भी वैकेंसी है। एसएससी की तरफ से ही ये वैकेंसी निकाला जाता है। तो इसमें सभी के लिए वैकेंसीज रहते हैं, 10th पास, 12 पास, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई, आपने कोई अदर कोर्स किया होगा उनके लिए भी वैकेंसीज यहाँ पर रहती है। तो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और क्या बदलाव किया गया है। इस बार इसके जो एग्जाम पैटर्न है उसमें भी बदलाव किया गया है। फॉर्म अप्लाई का डेट सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पर 13 अप्रैल से लेके यहाँ पर 4 मई तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इन्होंने दे दिया है कि जून 2026 में टेंटेटिव इसका जो है एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे अगर चले तो इन्होंने बताया कि लगभग जो है आपका वैकेंसीज जो है 3000 के आसपास है। कितना? 3000 के आसपास यहाँ पर वैकेंसी है। और इन्होंने देखिए शुरुआत में ही एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि अगर आप यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट है उससे पहले जो है आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट जो है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट क्या है आपका 4 में, अगर उससे पहले आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना रहता है तो आगे चल के ये लोग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देंगे। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। और भी जो भी डिटेल है एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट आपका जो काउंट होगा वो 1/1/2026 को काउंट होगा। ठीक है, अब एज आपका कितना से कितना होना चाहिए तो सब पोस्ट के लिए अलग अलग है। किसी पोस्ट के लिए 18 से 25 साल है, ठीक है, किसी पोस्ट के लिए आप देखिएगा तो 18 से 27 साल है, किसी पोस्ट के लिए 18 से 28 साल है। वो आपको दिया हुआ है, वो कैसे चेक करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर बोला है कि प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है उसके लिए आपका जो है प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका खुद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका 10th का मार्कशीट हो सकता है, 12 का मार्कशीट हो सकता है, उससे भी डेट ऑफ बर्थ पता चल जाता है। जैसे कि आपको पता है कि ओबीसी को 3 साल का एज में छूट मिलता है और एससी एसटी को जो है एज में 5 साल का यहाँ पर छूट दिया जाता है। अब थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग चले तो इन्होंने दिया है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। मतलब अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो आपका जो है फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले यहाँ पर दिया गया होगा। देखिए यहाँ पर 4/5/2026 से पहले आपका ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है बना हुआ होना चाहिए। द क्रूशियल डेट, देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ देता हूँ। द क्रूशियल डेट जो यहाँ पर दिया गया है, द क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट विल बी द लास्ट डेट। ठीक है, लास्ट डेट जो कि आपका 4 मई है। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, इस चीज़ को लेके बहुत बच्चों को दिक्कत होता है। अब सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आता है कि यहाँ पर 3 तरह का सर्टिफिकेट है। ठीक है, एक आपका ओबीसी हो गया और एक ईडब्ल्यूएस, इसको एक कैटेगरी में कर लेते हैं और एससी एसटी को एक कैटेगरी में कर लेते हैं। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में एक नियम है कि आपका 1/4/2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। लेकिन जो आपका एससी एसटी है उसमें बस ये बोला गया है कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। ठीक है, कब के बाद बना होना चाहिए ये नहीं बोला गया, लेकिन यहाँ पर ओबीसी में ये चीज़ बोला गया है कि 1/4/2026 के बाद बना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2027, ये सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लागू होता है। यहाँ पर एससी एसटी के लिए पुराना वाला भी यहाँ पर चलेगा। अब थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले तो यहाँ पर डिटेल में सब कुछ और भी देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है इसके बारे में, कौन कौन से पोस्ट है आपके। तो देखिए पोस्ट तो आपको दिखेगा बहुत कम कम पोस्ट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं पर आपको 10 पोस्ट दिखेगा, कहीं पर 20, कहीं पर 50। ये आपका जोन वाइज होता है। इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको कैसे पोस्ट चूज करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, आपका 10th वाला के लिए अलग होगा, 12 वाला के लिए अलग एग्जाम होगा, ग्रेजुएशन वाला के लिए अलग एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप तीनों में भरते हैं तो 3 गो एग्जाम आपको देना होगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखें तो जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25, मैथ से 25 जो कि बेसिक मैथ पूछेगा। ठीक है, अब बेसिक इंग्लिश पूछेगा जिससे 25। अब इसमें सबसे खास बात क्या आपको बताया, एक ठो क्या चेंज किया गया है। मैंने शुरुआत में ये बोला था एग्जाम पैटर्न में एक बदलाव किया गया है। यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग डाल दिया है ये लोग। 60 मिनट का समय मिलता था ना आपको, टोटल 60 मिनट, अब बोल दिया सब के लिए 15-15 मिनट। मतलब आपको रीजनिंग बनाने के लिए यहाँ पर 15 मिनट मिलेगा। कितना? 15 मिनट। जनरल अवेयरनेस बनाने के लिए 15 मिनट, मतलब 15 मिनट के लिए विंडो खुलेगा जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन का, फिर बंद हो जाएगा, फिर मैथ का खुल जाएगा। ठीक है, 15 मिनट बाद फिर मैथ का खुल जाएगा, फिर 15 मिनट बाद जो है इंग्लिश लैंग्वेज का खुल जाएगा। समझ गया? मतलब उसी 60 मिनट को जो है डिवाइड बाय 4 कर दिया। 60 को यहाँ पर ये सब 15-15 मिनट आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब आपका पहला जनरल इंटेलिजेंस खुला, रीजनिंग 15 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा। ये सेक्शन, ये 25 क्वेश्चन का ये खुल जाएगा 15 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट के लिए ये खुल जाएगा, फिर 15 मिनट के लिए, जो कि काफ़ी ख़राब बात है। अब मान लो
बात अगर जीके का रहे, ठीक है, मान लो जीके का बात रहे तो बच्चा जीके 15 मिनट में बना लेगा, लेकिन मैथवा 15 मिनट में कैसे बनाएगा वो, उसको तो मैथ 15 मिनट में नहीं बना पाएगा, रीजनिंग 15 मिनट में नहीं बना पाएगा, बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है आपका 0.50 मार्क्स का है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिल रहा है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो नेगेटिव मार्किंग जो है आधा नंबर का है, 0.50, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर चलते हैं, तो मैट्रिकुलेशन लेवल का जो यहाँ पर सिलेबस है उन्होंने दे दिया है कि जनरल इंटेलिजेंस से आपको ये पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, मैथ से ये, उसी तरह इन्होंने 10+2 लेवल का दे दिया। देखिए सबका सिलेबस सेम है, बस लेवल हार्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, लेवल हार्ड कर दिया जाता है, और इसमें सिंगल एग्जाम होता है, ठीक है, कुछ यहाँ पर अदर एग्जाम नहीं होता है, एक सिंगल एग्जाम लिया जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा नीचे अगर चले तो आपके पास 2 यहाँ पर आईडी होने चाहिए। द कैंडिडेट हु कुड नॉट कंप्लीट आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन विल रिक्वायर टू रिपोर्ट, ऐसे भी 2 आईडी लेके जाना चाहिए, एक तो आपका आधार कार्ड होता है और वोटर और पैन कार्ड में से कोई हो, ड्राइविंग लाइसेंस में, तो वो लेके जाइए, काफ़ी अच्छा रहता है ताकि आपको किसी भी तरह का यहाँ पर दिक्कत ना हो। अब थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग यहाँ पर चले तो इन्होंने दिया है कि कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होंगे, जैसे कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 30%, EWS OBC से है तो 25, अदर कैटेगरी से हैं तो 20%। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन द रेशियो विल बी 1:30 अप टू 5 वैकेंसीज फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट इन द रेशियो 1:15 अप मोर देन 5 वैकेंसीज फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट। मतलब जो आगे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तो कितने गुना बच्चों को बुलाएंगे ये उन्होंने बताया। तो ये मेन अभी मायने नहीं रखता, मेन मायने आपको रखता है कि आप फॉर्म अप्लाई कहाँ करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे रीजन है, ठीक है, अलग अलग रीजन है, तो आप किस रीजन में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उसको चेक करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हम चले तो यहाँ पर सर्टिफिकेट फॉर्मेट जो है आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट का इन्होंने फॉर्मेट दिया होगा नीचे में कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका ईस्टर्न रीजन होगा, क्या होगा, ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो आपको जिस रीजन में फॉर्म अप्लाई करना है, जैसे एसएससी का जो यहाँ पर है ना, जो जो ऑफिस होता है, जो जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट कहीं पर है, तो उसके अंदर 4 वैकेंसीज है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलती है। और ये जो है आपको यहाँ पर जो वैकेंसीज है ये कैसे कैसे चूज़ करना है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो हम यहाँ पर बना देंगे कि अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट 14 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, और कैसे यहाँ पर चूज़ करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक होगा उसका एसएससी फेज 14 की जो न्यू वैकेंसी निकली है, इसमें सब कोई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 10th वाले, 12 वाले, ग्रेजुएशन वाले भी। अब इसमें आप कैसे देखेंगे कि किस रीजन में कितना वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।